अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के सह फरीकी मुज़ाकरात में इस्लामाबाद और बीजिंग ने पुरअमन अफ़गानिस्तान पर इत्तेफाक किया है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद दहशतगर्दी पर सह फरीकी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का अहद किया गया है। अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा 4 रोज़ा और चीनी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर जुमे को इस्लामाबाद पहुँचे थे। इन सह फरीकी मुज़ाकरात में इलाकाई तरक्की और अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ चीन ने तनाज़ कश्मीर के हवाले से बहुत दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मसला तस्फ़िया तलब है, जिसे सलामती काउंसिल की करारदादों और दो तरफ़ा मुआहदों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जबकि वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के ख़ात्मे को लेकर, माशी तरक्की को लेकर और तिजारती शोबे को लेकर ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। अच्छा, आज अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने दौरे के आखिरी रोज़ इस्लामाबाद में एक तकरीब के बाद खिताब भी किया। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक से माशी ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों ममालिक को इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ सरमायाकारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमीर खान मुत्तकी ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि अफ़गान सरज़मीन TTP समेत किसी दहशतगर्द को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि दोनों मुल्कों में अमन कायम होना चाहिए। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो हम ये जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक और आलमी बरादरी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दहशतगर्दी से जामे अंदाज में निमटने के लिए अफ़गान हुकूमत की खुलकर मदद की जाए। उम्मीद ये की जा रही है कि अफ़गान हुकूमत ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदियों से मुतालिक जो आलमी बरादरी के खदशात हैं, उनको दूर करने के लिए इक़दामात करती दिखाई देगी। ये जो सह फरीकी मुज़ाकरात हैं और अफ़गानिस्तान के साथ वफूद की सतह पर बातचीत है, इस पर पहले आपको एक डिटेल्ड पैकेज दिखाते हैं, क्योंकि जिन दिनों ये मामलात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, हमारा शो उन दिनों में नहीं था, तो आज हमने ज़रूरी समझा कि हफ्ते के पहले रोज़ हमें इसी से आगाज़ करना चाहिए। रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ इसी टॉपिक पर 2 गेस्ट आज मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी 4 रोज़ा और चीनी वज़ीर ख़ारिजा चिन गोंग 2 रोज़ा दौरे पर जुमा को इस्लामाबाद पहुँचे। पाकिस्तान ने हफ्ता को वज़ारत अमूर ख़ारिजा में 5वीं सह फरीकी वज़राए ख़ारिजा डायलॉग की मेज़बानी की। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सियासी इंगेजमेंट, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और राब्ते पर नतीजा खेज बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी, चिन गोंग और अमीर खान मुत्तकी ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। तीनों मुल्कों ने बाहमी इत्तेमाद, सिक्योरिटी ताउन, दहशतगर्दी के खात्मे, एक दूसरे की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली तमाम सरगर्मियों की मुखालफत पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चौथे स्ट्रेटेजिक डायलॉग दफ्तर खारजा में हुए, जिसकी मुश्तरका सदारत वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और चीनी वज़ीर खारजा ने की। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान और चीन ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए एक दूसरे की गैर मशरूत हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर खारजा का कहना था कि CPEC की तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली में है। चीन पाकिस्तान की हर मामले में मदद करता रहेगा। China and Pakistan are all-weather strategic cooperative partners, committed to an even closer China-Pakistan community with a shared future in the new era. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने CPEC को एक अहम मंसूबा करार देते हुए कहा कि इसकी बदौलत रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क में खुशहाली आएगी। The fourth Pakistan-China strategic dialogue. His Excellency is an accomplished diplomat and representative of his government. Pakistan and China have always supported each other on issues of core national interest. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात में पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमन और सलामती के हवाले से दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दहशत गर्दी से निपटने और दो तरफा ताउन को गहरा करने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और ट्रांजिट तिजारत के हवाले से
علاقائی اقتصادی انضمام اور روابط کو بڑھانے، تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دوسرے جانب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ افغان سرزمین TTP سمیت کسی دہشت گرد کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ پاک افغان تعلقات معاشی اور عوامی رابطوں سے مربوط ہیں۔ دونوں ملکوں کو انفراسٹرکچر پر ایک ساتھ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل سی رپورٹ آپ نے دیکھی، ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے اسی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ ان دونوں شخصیات کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی ہمایوں صاحب۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ جی، آپ دونوں میرے شو کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا ہمایوں صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی، دونوں سے میں فردن یہی میرا سوال یہی ہے کہ چین کے وزیر خارجہ جب عہدہ سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا پہلا دورہ کرتے ہیں، اور وہی دورہ جو ہے وہ سہ فریقی ہو جاتا ہے، سہ فریقی مذاکرات کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، کتنا اہم ہے ان کا یہاں دورہ کرنا؟ پھر کتنے اہم ہیں یہ سہ فریقی مذاکرات، خاص طور پر جب ہم علاقائی امن کی بات کرتے ہیں، خطے کی امن کی بات کرتے ہیں؟ ہمایوں صاحب۔ جی تھینک یو اسما۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف اس سینس میں یہ بہت اہم ہے کہ ان کا یہ پہلا دورہ ہے سہ فریقی جس کو آپ کہہ رہی ہیں جی، اس کو آپ اس سینس میں لیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب تیسری دفعہ صدر بنے تو اس کے بعد سب سے پہلے جو انٹرنیشنل لیڈر گئے تھے وہ تھے پرائم منسٹر شہباز شریف۔ اس کے بعد آج سے کوئی مہینہ پہلے ہمارے DG ISI جو ہیں وہ ایک دورہ کر کے آئے ہیں چائنا کا۔ اس کے بعد ہمارے آرمی چیف آج سے کوئی ایک ہفتے پہلے ایک وہاں پہ ٹرپ کیا۔ اس کے بعد چائنیز جو وزیر خارجہ ہیں اور اسٹیٹ کاؤنسلر بھی ہیں، بیسیکلی یہ ایک عہدہ نہیں ہے، 2 عہدے ہیں، ان کے جو ہائیسٹ لیول کا جو فارن منسٹری کا جو آفیشل ہوتا ہے وہ ہیں۔ وہ اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کا جو ایک ہے وہ ٹرپ جو ہے انڈیا کے اندر کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سگنیفیکنس اور زیادہ بن جاتی ہے کہ اپنے ایک ملٹی لیٹرل انیشیٹو کے بعد وہ انڈیا کے بعد سب سے پہلا دورہ پاکستان کا کرتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے اندر بھی جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنا چوتھا بائی لیٹرل اسٹریٹجک فارن منسٹرز انیشیٹو جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد 5واں ٹرائی لیٹرل چائنا پاکستان افغانستان جو ہے، تو اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس اس پوری اس ٹریجیکٹری کے بعد بن جاتی ہے کہ اگر دنیا میں اس وقت جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ دنیا مختلف خطوں میں بٹ رہی ہے اور اس میں بہت سارے ممالک اپنے اپنے جو ہے وہ پولز کے اندر جا رہے ہیں، ہم حالانکہ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم کسی پول کا حصہ نہیں، لیکن چونکہ ہم چائنا کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اعلیٰ ہیں، اور اس کا ایسا اعلیٰ ہے جس کی مثال شاید دنیا میں نہیں ملتی، ڈیپر دین اوشن، ہائر دین ماؤنٹین، اسٹرانگر دین اسٹیل، سویٹر دین ہنی، اس قسم کے بہت سارے کلیشیز اس ریلیشن شپ کو جو ہے ڈپکٹ کرتے ہیں۔ لیکن چائنا نے ہر موقع پہ پاکستان کی ہیلپ کی، اور پاکستان نے جب جس موقع پہ ہماری وسعت کے مطابق ہم نے ان کی ہیلپ کی، تو اب یہ ریلیشن اتنا امبیڈڈ اور اتنا کلوز ہو چکا ہے کہ تمام انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پہلی بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کی اور فارن منسٹر جو چائنا کے کنگ گینگ، تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم چائنا کے ہر اس موقف کی حمایت کرتے ہیں جس میں تائیوان، ساؤتھ چائنا سی، انڈین اوشن کے معاملات اور شنگجیانگ کے واقعات اور باقی سارے، اس میں پاکستان کمپلیٹ یونینمٹی آف ویو رکھتا ہے چائنا کے ساتھ۔ تو یہ پاکستان نے اپنی طرف سے بتا دیا کہ ہم کس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، کس ملک کے ساتھ کس نہج پر تعلقات کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو افغانستان کو بھی ہمایوں صاحب بتایا گیا ہے، اس پر بھی میں آپ کی جانب آؤں گی، لیکن ابھی اس بارے میں مزید ڈیٹیل میں جواب جان لیتے ہیں عبداللہ صاحب ہم آپ سے۔ عبداللہ صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ ہم پاکستان سمیت جو وسط ایشیائی ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان مذاکرات میں ایسی کیا چیز لگی افغانستان کی جانب سے جس سے ان تمام ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے اہمیت کی بات ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنا کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے، اور ظاہر ہے اس کا سی پیک اس کا ایک حصہ ہے جس کے ملٹی پرونگز ہیں، جس میں سے ایک پاکستان ہے، لیکن اس کی جو میجر جو اس کی روٹ ہے
वो जाएगा सेंट्रल एशिया का, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल एशिया को जब तक आप अफगानिस्तान को सेटल नहीं करते तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं हो सकती। और सेंट्रल एशिया के अंदर दुनिया के तकरीबन 90% नेचुरल रिसोर्सेज पड़े हैं। चाइना की इंडस्ट्री को चलना है और उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से कभी वो अफ्रीकन रिसोर्सेज को टैप करते हैं और कभी वो सेंट्रल एशिया के साथ मुआहदात करते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक आला मिसाल मौजूद है, जिसके अंदर पहले तो चंद ममालिक थे, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का तकरीबन 47% जो लैंड मास एरिया है वो शंघाई ताउन तंजीमों के इलाके में मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि 42% जो उनकी इकोनॉमी है वो भी इन्हीं ममालिक के अंदर मौजूद है। अब नेचुरल रिसोर्सेज को जो है पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके अंदर कनेक्टिविटी पैदा की जाए। इसलिए अफगानिस्तान का ऑन बोर्ड होना, चाहे वो टैपी का मंसूबा हो, चाहे वो कैज़ा 1000 का मंसूबा हो, ये उनके लिए अहमियत के हामिल है। अब एक और चीन का बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के साथ, इस खास तौर पे ये जो मुज़ाकरात, मैं समझता हूँ कि इसका सेहरा पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने ये एक ऐसी फिजा कायम की, क्योंकि मुझे याद है कि 2021 को जब अफगानिस्तान में से जब गैर मुल्की फौजों का इनखला हुआ तो उसके नतीजे के अंदर जो है चीन जो था वो बिल्कुल तुला बैठा था कि वो और पाकिस्तान मिल के कबूल करें। लेकिन जाहिर है दुनियावी जो हकायक थे और दुनियावी जो कुछ प्रेशर्स थे उसकी बुनियाद के ऊपर हमने शायद उस अंदाज के अंदर ना एक्ट किया। हमारी उस वक्त की हुकूमत ने जो है वो कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया, लेकिन दोनों के अंदर अफगानिस्तान को तस्लीम न किया जा सका। और इसी तरीके से चीन जो था उसकी इन्वेस्टमेंट्स जो थी, जो उनके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो वहाँ मादनियात के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उनको सिक्योरिटी चाहिए। खास तौर पे उनका सबसे बड़ा कंसर्न है ETIM, ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ETIM ने जो है वो अपना दम तोड़ दिया है अफगानिस्तान में, और उनको किसी किस्म की सपोर्ट जो है वो देना जो है नामुमकिन हो गई है, और उनके लिए जो है वो मामलात वहाँ मुश्किल होते चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने जो है बाकायदा वाखान कॉरिडोर के अंदर जो 99.1 किलोमीटर जिसका हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है, वहाँ करके उन्होंने एक अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर कायम किया है, जो दुनिया का मुश्किल तरीन इलाका समझा जाता है अपने मौसमी एतबार की वजह से और अपने टेरेन की वजह से। यहाँ इससे पहले सूबह नौम जो वहाँ बिल्कुल साथ लगता है, सूबह नूरिस्तान के एक शहर है नौम के अंदर बाकायदा रॉ, मोसाड और जो CIA थी और इसी तरीके से NDS ने एक हेडक्वार्टर बनाया था, जहां से पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी होती थी और ETIM को भी सपोर्ट मिलती थी। इसलिए मेरे ख्याल में जो अफगान वजीर खारजा जो है अमीर मुत्तकी, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं उनके साथ, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा वाज़े बरमला दो टोक पाकिस्तान को भी यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन किसी भी जो है वो दहशतगर्दी के लिए या किसी भी जो अनरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और साथ ही साथ जो है चीन के भी ताउन जो है वो मजीद बढ़ता नजर आ रहा है। चीन के ताउन की आपने बात की, तो मैं हुमायूं खान साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब्दुल्ला साहब आपकी इजाज़त से। हुमायूं साहब, एक चीज़ जो हम देख रहे हैं चाइना के हवाले से वो ये है कि जिन ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात कभी हमें बिगड़े दिखाई देते थे उनको संभालने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके आपसी ताल्लुकात ख़राब थे उन ममालिक के दरमियान सालसी की हैसियत से किरदार अदा करता चाइना हमें दिखाई देता है, और बहुत ही कामयाब साले समय वहाँ पर दिखाई देता है। अभी रिसेंटली अरब ममालिक की अगर आप मिसाल देख लें, सऊदीया को देख लें, ईरान को देख लें, शाम को देख लें, यमन के मामले में देख लें, और बहुत सारी जगहों पर हमें चाइना कहीं ना कहीं बहुत बराह रास्त और कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहते हुए किरदार उसने अदा किया है। आपको लगता है कि ये जो मामलात अफ़गानिस्तान के साथ चल रहे हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी को लेकर, और फिर उसके बाद जिस तरह से आलमी बरादरी उससे नाराज़ है इंसानी हुकूक को लेकर, उन चीज़ों में कुछ चाइना किरदार अदा कर पाएगा, कहीं ना कहीं मना सकेगा अफ़गान उबूरी हुकूमत को कि जी आप कुछ मुतालिबात उनके मान लें, कुछ फिर आलमी बरादरी से हम आपके मुतालिबात मनवा देते हैं? जी बिल्कुल आसमा, इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो जो चाइना का जो कैरेक्टर या जो रोल उभर के आया है सामने, स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जब थर्ड टर्म उनकी री इनकारनेशन अगर आप उसको कह लें, और उसमें एक सुप्रीम लीडर के तौर पे वो उभरे और उन्होंने जो है ना चाइना को इंटरनेशनल
फ्रंट के ऊपर एक बड़ा जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल उसके ऊपर वो किया, उसमें बहुत सारे उनके इनिशिएटिव थे। बेल्ट एंड रोड जिसका अभी अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया, उसके साथ साथ ग्लोबल डिफेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सॉरी जिसका मैं कह रहा था, उसमें सऊदी अरेबिया का और ईरान के साथ जो रप्रोचमा है वो चाइना का एक डिप्लोमेटिक क्लाउड पूरी दुनिया के सामने उभर के आया। और उसी के नतीजे में हमने देखा कि सीरिया के अंदर भी ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी जो है कुव्वतों जो कि आपस में पहले लड़ने वाली सूरत हाल में थी उसमें वो, और उसके साथ यूक्रेन और रशिया के जंग में उनका जो 12 नकाती प्रोजेक्ट था या जो पीस प्लान था उसके ऊपर बात हुई। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उनकी जो है एक बड़ी लंबी गुफ्तगू और उसके साथ एक डेलीगेशन लेवल की गुफ्तगू हो रही है। इस सारे तनाजुर में जो चीज़ हमें अच्छी या बेहतर नज़र आ रही है वो ये है कि चाइना एक ऐसे मीडिएटर के तौर पे बन के सामने आ रहा है जो कि ना तो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, और फिर जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या जो विन विन सिचुएशन की वो बात करता है, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, उसके तनाजुर में अफगानिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है। और अफगानिस्तान में चाइना का रोल अभी का नहीं है, पिछले चंद सालों में बल्कि एक दहाई के अंदर चाइना ने इनएडवर्टेंटली बड़ा अच्छा रोल अदा किया। उसमें मॉस्को का जो प्रोसेस है उसका अंदर ले लें, उसके अलावा टर्की के अंदर हुआ, शिंगजांग के अंदर हुआ, बीजिंग के अंदर हुआ, उसके अलावा जब ये गवर्नमेंट पहली दफ़ा दोबारा आई इंटरम सेटअप जो है तो वो अमीर खान मुत्तकी उसके बाद बीजिंग में भी गए। अब इस सारी चीज़ में जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया, चाइना ये चाहता है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की कनेक्टिविटी बढ़े, जो कि बेल्ट एंड रोड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी का अफगानिस्तान को भी इदराक है कि उनको इंटरनेशनल या वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो नहीं चाहती, रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो कि बड़े वैलिड आर्गूमेंट हैं, लेकिन इनको अभी वक्त देना चाहिए। तो उस सेंस में चाइना जो है वो सीपैक की एक्सटेंशन या बेल्ट एंड रोड की जो एक्सटेंशन है वो चाहता है कि अफगानिस्तान में हो और फिर सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान जो साउथ एशिया वो कनेक्ट हों। उसके साथ साथ जो है वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें चाइना बड़े अरसे से जो था, अगर आपको याद हो 2007 में आईएनए कॉपर माइन के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिस वक्त अमेरिकन इनिशिएटिव था अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर फिर रिव्यू होने को जा रहा है। चाइना अभी भी ये कह रहा है कि हम वेस्टर्न डिमांड जो है उनको मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 40 मिलियन अफगान जो हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 19.9 मिलियन के लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी क्या फैमाइन की जद में आ रहे हैं। उनको बचाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करनी है, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा अहमियत का हामिल रोल है, बिकॉज हम इस वक्त जो है सबसे बड़े जो है सपोर्टर हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि तीनों फरीकैन की जानिब से, हुमायूं साहब, जहां आप इक़दामात की बात कर रहे हैं ना, इन लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं, इनको बहाली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी तबाही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की या यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरह से हमें तबाह हाल लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, उसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और वो है कि जो अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ये डिमांड एक बार फिर से सामने आई है। अब्दुल्ला उम्मीद साहब, आप फरमाइएगा, आपको लगता है कि इन तीन ममालिक की जानिब से डिमांड कर दिए जाने के बाद अब हम अमेरिका की जानिब से कुछ होता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि इस टेबल टॉक को फैलाया जाना चाहिए है, बढ़ाया जाना चाहिए है, कुछ और ममालिक को दावत दी जानी चाहिए है, या फिर से अफ़गानिस्तान के ऊपर एक खुसूसी इजलास बुलाया जाना चाहिए है मुख्तलिफ ममालिक का? अभी रिसेंटली जो इजलास हमने देखा था अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सदारत, उसमें तो खैर तालिबान को बुलाया ही नहीं गया। आपको नहीं लगता कि अगर कुछ बड़े ममालिक बैठ जाएं, कुछ करीबी अहम ममालिक बैठ जाएं, पाकिस्तान बैठ जाए, चाइना बैठ जाए, रशिया बैठ जाए, वहाँ से अमेरिका बैठ जाए, कुछ यूरोपियन ममालिक बैठ जाएं, अफ़गान अबूरी हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं उनको बिठा लें, तो मसला कुछ सुलझ सकता है, सुलझाव की जानिब जा सकता है? देखें, जो हुमायूं साहब ने अभी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का जिक्र किया वो यकीनन बहुत ही काबिल सताइश है चाइना की, और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बहुत है, जो कि जाहिर है चीन के ऊपर उस तरह से अफगानियों का ट्रस्ट लेवल नहीं है, क्योंकि हम थिक एंड थिन के साथ ही रहे हैं उनके। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप देख लें कि रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है इस टाइम पे। एक तरफ रशिया है और एक तरफ चाइना है। अब ये तमाम सेंट्रल एशिया की जो रिपब्लिक्स हैं, इसके अंदर जो ज़खायर मौजूद हैं, और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन यूक्रेनियन वॉर के बाद जो है अमेरिका जो सुपर पावर का स्टेटस था, सोल सुपर पावर का, वो तो हो गया खत्म।
अब इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर जो है वो होती जा रही है, और उसके अंदर चाइना का बहुत उभर के आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है बड़ा वादे कि पाकिस्तान और चीन मिलके जो है वो इस खित्ते के अंदर एक नया बैलेंस जो है शिफ्ट कर रहे हैं, और इसी की वजह से पूरी दुनिया को तकलीफ है। अभी जो जैसे आर्मी चीफ के जिक्र किया हुमायूं साहब ने और DJI साहब का, अब देखें कि वो चीन जाते हैं और वापसी पे $58 बिलियन का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आते हैं। 1860 किलोमीटर ये रेलवे ट्रैक जो है काशगर से गवादर तक जो है चलेगा। इसका क्या मतलब है? अब दूसरी तरफ जो है चाबहार के ऊपर भी जो है वो चाइना ने अपने पोर्ट के ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट आ गई है, यानी कि गवादर के अंदर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अगर किसी की इजारादारी होगी तो आइंदा मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान और चीन की होगी। तो ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ यह है कि गल्फ के रिसोर्सेज हैं एक साइड के ऊपर, तो एक तरफ नेचुरल रिसोर्सेज है सेंट्रल एशिया के, और पाकिस्तान उसके संगम पे बैठा हुआ है। अब जो पाकिस्तान के लिए जो दुनिया मुश्किलात खड़ा कर रही है, उसके पीछे असल बात यह है कि वो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो चाइना को डायरेक्ट थ्रेट नहीं कर सकते। इस वजह से जो आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर मैं समझता हूं कि नए डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो आपको देखने में नजर आएंगे। जो कल के दुश्मन थे वो आज के दोस्त हो जाएंगे, और जो मादी के दोस्त थे वो शायद आपके साथ उस अंदाज के अंदर उनकी दोस्ती न कायम रह सके। इसलिए एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आ रहा है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस सारे खित्ते में जो हम मिस कर रहे हैं, मैं आपकी इजाजत से जो इसमें हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि क्या अमेरिका इस पूरे खित्ते को, जो ईस्टर्न यूरोप से शुरू होकर रशिया और रशिया से लेकर सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या इसको खुला छोड़ देगा? तो $880 बिलियन उन्होंने जो है अपने डिफेंस बजट रखा है। उन्होंने बराह रास्त जंग लड़के देख लिया और उसके अंदर उनको शिकस्त फाश हुई, उनको और उनके हवारी को $6.23 ट्रिलियन उनको नुकसान हुआ। अब उन्होंने कोवर्ट वॉर शुरू करनी है, और जिसके शाखसाने आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है मगरबी हाथ मौजूद है, जो कि बराह रास्त इंडिया से जो है वो बकायदा उसको किया अच्छा, इंडिया की आप बात कर रहे हैं ना अब्दुल्ला साहब, भारत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ चाइना ने एक बार फिर से बहुत खुलकर पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद की है कि जी मसला कश्मीर जो है वो एक ऐसा मसला है दोनों ममालिक के दरमियान जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए है, और ये वही मुतालबा है हुमायूं साहब जो पाकिस्तान मुसलसल करता चला आ रहा है। चाइना की हम जानते हैं कि हमें हमेशा से इस पर हिमायत हासिल रही है, लेकिन अब इस तरह पाकिस्तान में खड़े होकर इतनी अहम एक सैफ अरीकी मुज़ाकरात के दौरान इस तरह की बात किए जाना, इससे आपको लगता है कि भारत को एक वाज़ेह मैसेज गया होगा और उसके बाद हम इस पर मज़ीद कुछ पेशरफ्त की उम्मीद रखें, की जाएगी इस पर? जी, इसकी तो जो इसकी अगर आप कॉस्मेटिक उसके ऊपर सिर्फ आप देखें कि वज़ीर ख़ारजा चीन के भारत के बाद जब एक मल्टीलैटरल फोरम के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का समिट है, तो उसके बाद वो चूज करते हैं पहला अपना ट्रिप अपने स्ट्रेटेजिक एलाय के साथ। तो ये वहां से ही जो सबसे पहला जो मैसेजिंग है, ये जो इमेजिंग है वो तो समझ आ जाती है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर आके मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उनके व्यूज़ को सपोर्ट करना, ये दोबारा जो है वो भारत के उस मौक़िफ़ के जो है बिल्कुल बरक्स है जिसमें वो समझ रहा था कि पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर देगा, या जो अगस्त 2019 के वाक़यात हैं उसको यूनिलैटरली जो उसने करने की कोशिश की। तो चाइना ने टाइम एंड अगेन और रिसेंटली और हर फोरम के ऊपर जो है ये बात वाज़ेह कर दी कि वो प्रिंसिपल स्टांस जो UN रेजोल्यूशन के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करता है, उसको वो सपोर्ट करते हैं। और ये मौक़िफ़ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चूंकि दो दोस्त हैं तो वो कर रहे हैं, वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज, और इसको भी जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़े ज़रूरत है जानने के लिए कि भारत वो मुल्क था जो UN के अंदर इस मौक़िफ़ को लेके गया। पाकिस्तान कभी भी नहीं गया था जब ये वाक़या शुरू हुआ। तो उसके बाद से हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इंटरनेशनल रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसको हल करना चाहिए, और चाइना तमाम इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाता है। ये उसकी हाई एंड डेवलपमेंट का मौक़िफ़ ले लें, उसके बेल्ट एंड रोड का मौक़िफ़ ले लें, उसके ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का मौक़िफ़ ले लें, तो ये दोनों मुल्कों का यूनानिमिटी ऑफ द व्यू है जो कि इनको एक दूसरे के करीब रखता है। इसमें भारत को बता दिया गया, और इसके बाद अब जो आपका ये सवाल था कि क्या ये आइंदा बेहतर होगा,
دیکھیں بہتر ان سینس تو یہ ہوگا کہ 70-75 سال سے یہ واقعہ دنیا کے سامنے ہے، بڑے ممالک جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یو این کی ہیومن رائٹس کی جو ریپورٹر کی کمیٹی ہے اس کے سامنے کیا، ہم نے کئی ڈوزیئر دیے ان کی جو کراس بارڈر دہشت گردی انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے، جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ کلبھوشن یادو اور باقی لوگوں کا ذکر کیا. تو اب یہ اگر دنیا کا سیکنڈ گلوبل پاور یہ بار بار اپنے ایکشن سے اور اپنی پوزیشن سے یہ واضح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا موقف تسلیم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ اس کو صرف اس تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے ہے کہ یہ پاکستان کے ایک دوست ملک کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، بلکہ یہ دنیا کی ابھرتی ہوئی ایک بڑی طاقت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، چائنا جیسے ملک کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. عبداللہ صاحب، آپ بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیان دیا جانا ایک ایسے وقت میں دیا جانا جب وزیر خارجہ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور وہاں پر ایک صاف اور واضح موقف دے کر آتے ہیں، جب بھی جہاں بھی ان کی جس لیڈر سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جب چائنیز وزیر خارجہ آتے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، تو یہ اہم ہے خاص طور پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان اور چین کی ڈومینیشن بڑی واضح نظر آ رہی ہے. اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت بری طریقے سے آئسولیٹ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سری لنکا میں ہے، اس کا ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بھوٹان میں ملے گی، اس کو نیپال میں ملے گی، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر ملے گی کیونکہ وہاں اسٹریٹس آف ملاکا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر آپ کا یہاں میانمار کے اندر چلا جاتا ہے. اب اصل میں آئسولیشن تو انڈیا کی ہو گئی ہے اور ایک طرف پاکستان بیٹھا ہے. اب ایکسائی چین کے اوپر گیلاوان وادی کے اندر، اسی طریقے سے لداخ کے اندر باقاعدہ چین کا ایک کلیم موجود ہے، اور ابھی 50,000 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں بھارت اور اس کی، لیکن لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھی وہ آگے آ چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو بھارت نے مکاری کی، وہ G20 کانفرنس کے اندر اس نے مکاری سے جو ہے وہ اس کا وینیو جو ہے وہ سری نگر رکھ دیا. یعنی کہ اب بہت عیارانہ انداز میں جب وہ وہاں ورلڈ لیڈرز آئیں گے تو آپ اصل میں ایک مہر لگوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو اب متنازع علاقہ نہیں رہا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ چین اور پاکستان کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ایئر فورس ایکسرسائزز جو ہیں انڈیا نے وہ رکھ لی ہیں. یہ بات اب ہمیں غور سے کرنی پڑے گی. اب جو ہمایوں صاحب نے ایک بات بولی، انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی جو ہے وہ سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے اونچی اور شہد سے میٹھی. اس بات کو صدر شی جن پنگ نے ایک نیا رنگ دے دیا ہے اور وہ اب اس کو آہنی بھائی کہتے ہیں. یعنی کہ اب ہم آئرن بردرز ہیں، یعنی کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بلکہ نیچرل ایلائز ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پاکستان اور چین تھک اینڈ تھن کے اندر ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مشکل کے اندر انہوں نے مل کے ایک اسٹریٹجی کارو آؤٹ کی ہے، اور یہ G20 کانفرنس مجھے سری نگر میں ہوتی بالکل نظر نہیں آ رہی. یہ تو بات بالکل طے ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ افغانستان کے اوپر چلے جائیں. دیکھیں افغانستان جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف جو بھارت نے یہ شروع کیا تھا کہ ہمارے مشرقی بارڈر سے فوجیں اٹھوا کے اس نے ہماری مغربی بارڈر کو جو ہے وہ انسیکیور کر دیا جو 2642 کلومیٹر لانگ ہے. لیکن اب جو ہم اس کے ساتھ ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ پھر بیلنس آف پاور جو ہے وہ وہاں شفٹ ہوا ہے، اور انٹرنیشنل فورم کے اندر جو ہے ماں سوائے اس پورے ریجن کے اندر امریکہ کا جو اتحادی ہے وہ واحد چین، اپنا جو چین کے برخلاف جو ہے وہ بھارت ہے. لیکن یہ ایک نیچرل نہیں ہے، یہ بات زیادہ دیر نہیں ٹلے گی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت غیر فطری ایک اتحاد ہے اور آپ کو یہ زیادہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن G20 کے حوالے سے آپ نے بڑی عام بات کی. لیٹس سی کہ وہ شری نگر میں ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے. چائنا کی جانب سے شرکت کے لیے کیا سوچا جاتا ہے، دیگر ممالک اس پر کیا موقف رکھتے ہیں یا کیا اپنا موقف شو کرتے ہیں جب یہ ہو رہی ہوگی. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. دونوں شخصیات کی گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اس میں بار بار ذکر ہوا ہے بھارت کا. بھارت ناظرین جہاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسلی فسادات اور تشدد کی آگ نے کئی گھروں کو تباہ کر دیا ہے. 4 روز سے جاری فسادات کے دوران یہاں 54 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 23,000 افراد کو جان بچانے کے لیے نقل مکانی کرنا پڑ رہی ہے. دوسروں کو آگ میں جھونکنے والا بھارت اب اپنی اس ریاست میں لگی آگ پر قابو پانے میں ہمیں ناکام دکھائی دیتا ہے، اور یہ فسادات دیگر علاقوں میں بھی پھیلتے دکھائی دیتے ہیں.
जलाओ घेराव का ये जो सिलसिला है, ये काबू से बाहर होने पर 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो फसादात हैं चंद रोज़ कबल उस वक्त शुरू हुए जब मणिपुर में मेती बरादरी के लोग रियासत से मकामी कबीले का दर्जा देने का मुतालिबा कर रहे थे, जबकि जो कदीम कबायली ग्रुप है उसने मुखालिफत की और सड़कों पर निकल आए, और देखते ही देखते यहाँ बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद जलाओ घेराव और फसादात दिखने में आए। अब तक सैकड़ों अमलाक और गाड़ियों को नज़र आतिश किया जा चुका है। सूरत हाल क्या है, साथ ही हम आपको दिखा भी रहे हैं। कर्फ्यू ज़दा जो इलाके हैं वहाँ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से हालात पर नज़र रखी जा रही है। फ़ौज यहाँ पर गश्त करती दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद मोदी हुकूमत हालात को कंट्रोल करने और आवाम के मालो जान की हिफाजत में बुरी तरह नाकाम है। कुछ रियासतों ने अपने शहरियों को निकालने के लिए खुसूसी परवाज़ों का भी यहाँ पर इंतज़ाम कर लिया है। मीडिया पर जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक जलाओ घेराव के दौरान कई लोग जिंदा जल गए हैं। ख्वातीन, बच्चे और बूढ़े अफराद भी लुक़मा अजल बने हैं। इस सूरत हाल में मोदी सरकार को जब होश आया तो सब कुछ जल चुका था, बहुत ताख़ीर हो चुकी थी, लेकिन दिखता ऐसा है कि ये ताख़ीर जानबूझकर की गई। इंडियन कवानीन के तहत नाज़रीन बाज़ाब्ता कबायली हैसियत मिलने के बाद कबायली ग्रुप को सरकारी मुलाजमतों, कॉलेजेस में दाखिलों के अलावा असम्बली नशिस्तों में भी कोटा दिया जाता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके हक पर डाका डालने की कोशिश की तो सूरत हाल इतनी बिगड़ गई जो भारतीय हुकूमत के कंट्रोल में भी आती दिखाई नहीं देती है। हम सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जो भी यहाँ सियासत में होता रहेगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम रुख कर रहे हैं जी खलीजी रियासतों का, जहां अमन और खुशहाली के लिए कोशिशें तेज़ी से जारी हैं। नाज़रीन, शाम जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक अरब लीग से तनहा रहा, खाना जंगी के बायस बहुत ज़्यादा माशी लिहाज से मुश्किलात से दो चार रहा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अच्छी खबर ये आ रही है कि अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शाम की अरब लीग में वापसी की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ख़ास तौर पर शाम के इन हालात को देखते हुए। नाज़रीन, सऊदी अरब एक अहम इलाकाई ताकत के तौर पर 19 मई को सालाना अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी करने वाला है। अब बिशारुल असद चाहें तो रवा माह होने वाले जो अरब लीग का इजलास है उसमें शरीक हो सकते हैं। अरब न्यूज़ की जानिब से ये सारी चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि खित्ते के दूसरे मुल्कों की जानिब से शामी सदर की इस अहम इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए राबिते तेज़ किए जा रहे हैं। शाम के सदर बिशारुल असद ने भी आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन किया। शामी सदर ने अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने और ताउन को मज़ीद मजबूत करने में अमाराती सदर के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा किया। शाम को अरब लीग में शमूलियत से नाज़रीन फ़ायदा क्या पहुँचेगा और यहाँ के अवाम जिन मुश्किलात का शिकार रहे हैं उनकी हालत में क्या अब शाम के अरब लीग में वापसी से कुछ हमें बेहतरी होती दिखाई देगी, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नई पेशरफ्त गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में 4 अरब वज़राए ख़ारिजा के एक इजलास के बाद हुई है। इसमें शामी वज़ीर ख़ारिजा फैसल अल मिक़दाद ने अरब वज़रा से पहली बार मुलाकात की, जिसमें दमिश्क को अमन मंसूबा पर मुज़ाकरात के लिए आमादा करने के उर्दन इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन की मेज़बानी में सऊदी अरब, इराक, मिस्र और शाम के आला सफारती इजलास के बाद शाम की तहद में वापसी के लिए वोटिंग कराई गई, जिसके बाद बाकायदा रुकनीत बहाल करने की मंजूरी दी गई। करारदाद की मंजूरी के साथ शाम में खाना जंगी के नतीजे में पैदा होने वाले बहरान के हल पर भी जोर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग की तर्जमान जमाल रुश्दी ने कहा कि ये फैसला काहिरा में अरब लीग के हेडक्वार्टर्स में वज़रा ख़ारिजा के एक बंद कमरा इजलास में किया गया। फैसले में कहा गया है कि उर्दन, सऊदी अरब, इराक, लबनान, मिस्र और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल शामी हुकूमत के साथ राब्ते के लिए वजारती राब्ता ग्रुप तश्कील देंगे और बहरान का मरहलवार हल तलाश करेंगे। अरब लीग में शाम की रुकनीत 2011 में बिशारुल असद के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद मुअत्तल कर दी गई थी, जिसकी वजह से तबाहकुन खाना जंगी हुई थी, जिस दौरान कई अरब रियासतों ने अपने सफरा को दमिश्क से वापस बुला लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अरब रियासतें इस बात पर इत्तेफाक की राय हासिल करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या बिशारुल असद को 19 मई को रियाज में होने वाले अरब लीग के सरबराही इजलास में मदऊ किया जाए या ताल्लुकात को मामूल पर लाने से मुताल्लिक
طریقہ کار اور مراحل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو نے کہا کہ اب بشار الاسد چاہیں تو رواں ماہ ہونے والے عرب لیگ سمٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ شام اب عرب لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور مصر سمیت متعدد عرب ممالک نے اعلیٰ سطح کے دوروں اور ملاقاتوں میں شام کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ سیادہ فیصل بن فرحان نے گزشتہ ماہ دمشق کا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر بات چیت کی، جبکہ ایرانی صدر نے بھی چند روز قبل شام کا دورہ کرتے ہوئے کئی معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ شامی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دمشق نے عرب خطے میں جاری مثبت رجحانات کو دیکھا۔ دمشق کے خیال میں اپنے لوگوں کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کا حصول تمام عرب ملکوں کے مفاد میں ہے۔ اگلے مرحلے میں بات چیت اور باہمی احترام پر مبنی دو طرفہ اور اتباعی سطح پر ایک مؤثر عرب نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ رپورٹس کے مطابق عرب ممالک کی نمائندہ تنظیم عرب لیگ میں عموماً تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں، تاہم کچھ معاملات پر سادہ اکثریت کی حمایت سے بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اجلاس میں شام کے حکام کا پورے ملک پر کنٹرول قائم کرنے کے طریقوں اور منشیات کی سمگلنگ کے حل پر غور کیا گیا۔ تحریک کے بعد پیدا ہونے والے جنگی حالات کے نتیجے میں کم از کم 5 لاکھ افراد ہلاک اور ملک کی نصف آبادی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اب خلیجی ریاستوں میں تعلقات کی بحالی سے صورتحال میں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ صورتحال میں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ صورتحال جس جانب جائے گی ہم آپ کو یقینی طور پر آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی اسکول کو مسمار کر دیا۔ اسکول مسمار ہونے سے 60 فلسطینی بچے متاثر ہوں گے۔ فلسطینی وزارت تعلیم نے اسکول مسمار کرنے کے اقدام کو گھناؤنا جرم قرار دیا اور کہا کہ یہ اقدام طلبہ کو باقی دنیا کے بچوں کی طرح مفت، محفوظ اور مستحکم طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے حق سے محروم کر دے گا۔ یورپی یونین نے اسرائیلی حکام کی جانب سے فلسطینی اسکول مسمار کرنے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک پیرو کے جنوبی شہر میں سونے کی ایک کان میں آگ لگنے سے 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ 2 عشروں سے زائد عرصے کے دوران پیرو میں سونے کی کان میں آتش زدگی کا یہ بدترین واقعہ ہے۔ مقامی حکام کے مطابق ہفتے کی صبح سونے کی کان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کان میں دھواں بھر گیا اور ہلاکتیں ہوئیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ڈرائیور نے پناہ گاہ کے قریب تارکین وطن پر تیز رفتار گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ سانحہ اس وقت پیش آیا جب امریکی حکام جمعرات کو تارکین وطن سے متعلق وفاقی پالیسی کو ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں نافذ کی گئی تھی۔ یہ پالیسی سرحدی محافظوں کو تارکین وطن کو ان کی پناہ کی درخواستیں قبول کیے بغیر ملک بدر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ استنبول میں صدر رجب طیب اردگان کے انتخابی جلسے میں 17 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر اردگان نے سیاسی مخالفین کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انتخابات میں سرپرائز دیا جائے گا۔ صدر رجب طیب اردگان اور ان کی اہم حریف کمال کلیچ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ گوگل نے مصنوعی ذہانت پر مبنی گفتگو کرنے والے پروگرام کو گوگل سرچ میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے باضابطہ طور پر گوگل I/O کانفرنس کی تقریب میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک طرح کا جدید ترین چیٹ بوٹ ہے جسے میگی کا نام دیا گیا ہے۔ ڈیولپر نے اسے چیٹ GPT کی طرز پر بنایا ہے۔ اس سے قبل مائکروسافٹ نے اپنے براؤزر میں چیٹ GPT شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس پر عمل درآمد اب تک نہیں ہو سکا۔